जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शानदार तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अपर निजी सचिव है ना, एपीएस जिसे कहते हैं, इसकी वैकेंसी पिछले 10 वर्ष बाद आई है। यानी कि एक पूरा दशक बीत गया जब जाकर सरकार की नींद खुली है और इस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो दोस्तों, मैं आपको इस बारे में बताऊंगा आज इस वीडियो में। एक एक चीज आपको क्लियर कर दूंगा। एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या है, और अगर आपकी जॉब लग जाती है तो सैलरी क्या है। ठीक है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, जिसका मुझे था इंतजार, जिसका मुझे था इंतजार, यानी कि सोचो 10 सालों से लोग इसका वेट कर रहे थे। पिछली वैकेंसी जो आई थी अभी तक कोर्ट में लटकी हुई है। समझ रहे हो, कुछ मुद्दे थे उसके विवादित जो आज तक अभी भी कोर्ट से सॉल्व नहीं हुए हैं। इस बार सरकार ने पूरा प्रयास किया है, आयोग ने पूरा प्रयास किया है कि कहीं भी किसी भी तरह का डाउट ना रहे एस्पिरेंट्स को। एक एक चीज़ क्लियर करके अपनी नोटिफिकेशन में दिया है। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। ठीक है। इसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। आप एलिजिबल हैं या नहीं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो वैकेंसी आई है बहुत अच्छे पोस्ट के लिए आई है, इतने सालों बाद आई है। इसके लिए हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सूट करते हैं या हम नहीं। तो आइए वीडियो में आगे हम जान लेते हैं। मैं एक एक चीज बताऊंगा आपको, आप निश्चिंत रहिए, ध्यान देंगे। देखो, सबसे पहले तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि डेट है ना, जिस डेट से हम अप्लाई कर सकते हैं उस डेट को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, वो क्या है हमारा अपर निजी सचिव, आप देख पा रहे होंगे। मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं। देखो, अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 है ना। इसके लिए फॉर्म को अप्लाई करने की जो डेट है मैं नोट करके आपको क्लियर दिखा देता हूँ। 19 सितंबर से है ना, 19 सितंबर 2023 से इसके फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो गए हैं। क्लियर। लास्ट डेट क्या है इसकी, तो लास्ट डेट मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट डेट है इसकी 19 अक्टूबर 2023। यानी कि एक महीने का समय आपको दिया जा रहा है और आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। क्लियर है ये, देख लिया आपने। आगे मैं आपको और बातें बता देता हूँ, ध्यान से देखना। इसके लिए सबसे पहले आप स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख पा रहे होगे ना, महत्वपूर्ण बात बताई गई है, ओटीआर। जी हाँ दोस्तों, ओटीआर में आपको क्लियर कर दूं। ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपको यूपीपीएससी की वेबसाइट पे जाना है और ओटीआर की डिटेल्स को फुलफिल करना है। कुछ नहीं, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होंगी जो डेटा में सेव होंगी। उसके बाद ही उसको अप्लाई करने के कुछ समय पश्चात ही आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। आयोग ने पहले ही नोटिस करके जारी करके बता दिया था कि जो लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग ओटीआर करवा के रेडी रहें। अभी भी कोई देर नहीं हुई है, आप ओटीआर करवा लीजिए। उसके 24 घंटे बाद, 36 घंटे बाद आप अप्लाई करेंगे तो आपका अप्लाई हो पाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी कि आप डायरेक्ट फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपका ओटीआर होना अत्यंत आवश्यक है। क्लियर है। इसके बाद अगर वो हम देखें तो अगली जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे लिए रहने वाली है वो क्या है। देखो, अपर निजी सचिव उत्तर प्रदेश सचिवालय में ये वैकेंसी आई है। ठीक है। सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। क्या, सिंपल दो, सबसे कॉमन बात जो है इसमें ग्रेजुएशन मांग रखी है ना। क्या है, ग्रेजुएशन। ठीक है। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, स्नातक। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, हिंदी में इसे स्नातक कहते हैं, राइट। आगे मैं इंपॉर्टेंट बात अगर आपको और बता दूं, तो ग्रेजुएशन के साथ साथ क्या कुछ और भी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको शॉर्ट हैंड भी बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है शॉर्ट हैंड, क्योंकि अगर शॉर्ट हैंड नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। अभी भी एक बात और बता दूं आपको, शॉर्ट हैंड की आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप सीख सकते हैं या पहले आपने थोड़ी बहुत की है, क्योंकि देखो, शॉर्ट हैंड अगर बिल्कुल डेडिकेशन के साथ भी सीखी जाए ना, तब भी 8 से 9 महीने लग जाते हैं। समझ रहे हो आप इस बात को, 8 से 9 महीने, 10 महीने लग जाते हैं। और नहीं तो किसी किसी को तो एक एक 1.5 1.5 साल भी लग जाते हैं। तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है ना, काम करने का अपना अपना तरीका है। तो आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए अगर आप लोग शॉर्ट हैंड में इंटरेस्टेड हैं तो, या जिनकी शॉर्ट हैंड ऑलरेडी परफेक्ट है उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। समझ रहे हो आप। आगे मैं आपको इस वीडियो में बता दूं, इसके साथ साथ इसमें ट्रिपल सी भी मांग रखा है। अगर आपके पास ट्रिपल सी है ना, क्या है ट्रिपल सी। ट्रिपल सी
अगर जिनके पास नहीं है, अगर वो यूपी गवर्नमेंट की वैकेंसी के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी पेट है ना, वहाँ से भी वैकेंसियाँ रिलीज़ होती हैं, तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत सारे पोस्ट में ट्रिपल सी मांगा जाता है। तो दोस्तों ट्रिपल सी है कुछ नहीं, जैसे अभी सितंबर का मंथ चल रहा है, इस मंथ की लास्ट डेट तक अगर आप अप्लाई करते हो तो अक्टूबर को स्किप करके नवंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का कोर्स होता है ये। इसमें बेसिक बेसिक सी चीज़ें पूछी जाती है ना, कि ये क्या है, वो क्या है, ये क्या एक्स वाई जेड, इस तरह के 2 3 4 ऑप्शन देकर। आई होप आपको एक बार आप जाओगे ना एग्जाम में तो आपको क्लियर ही हो जाएगा। जिनको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होगी कंप्यूटर की या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, शायद उसका ही ना क्लियर हो, समझ रहे हो। उसमें ग्रेड सिस्टम होता है, कोई कट ऑफ नहीं लगती है, आपका वो सर्टिफिकेट। मैं तो ये कहता हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसके पास ये जरूर होना चाहिए, है ना, उसके पास ये कंपलसरी है, समझ रहे हो। क्या है ये, कंपलसरी है, उसके पास ये होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़, यूपी गवर्नमेंट की वैकेंसीज में देखा गया है ट्रिपल सी के अलावा ओ लेवल भी अधिक मांगा जाता है ना, ओ लेवल, ठीक है। क्या, ओ लेवल सेम इस एग्ज़ाम में भी मांगा गया है, ट्रिपल सी या ओ लेवल। या फिर बीटेक में आपने कभी भी कोई ऐसा कोर्स किया हो, जैसे लाइक कंप्यूटर आपने पढ़ा हो या कंप्यूटर साइंस से हो, या फिर कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा है बीटेक के किसी कोर्स के दौरान आपका एक, तब भी आपका ये मान्य होगा। कोई डिप्लोमा है, कोई डिग्री है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो भी ये एक्सेप्टेबल है ना, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, क्या कि सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, ट्रिपल सी हो, ओ लेवल हो, या कंप्यूटर के समकक्ष कोई अन्य अर्हता प्राप्त होने चाहिए आप, ठीक। और जब आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में आपका स्किल टेस्ट होगा, और स्किल टेस्ट में क्या होगा, आपका स्टेनो होगा, जिसे हम शॉर्ट हैंड कहते हैं। तो शॉर्ट हैंड की भी आप तगड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट जिनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है शॉर्ट हैंड की वजह से, वो मेरिट से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो आगे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और बताना चाहूँगा इसमें, कि हम इस एग्ज़ाम के बारे में हमने ये तो जान लिया ये क्या है, किस तरह से है, क्या क्या है इसमें, है ना, क्या पैटर्न है इसका। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि चलो ठीक है सर, आपने बता दिया कि ट्रिपल सी कर लो, है ना, ओ लेवल का है, या फिर कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। लेकिन अब इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, है ना, कहना क्या चाहते हो, रिटन एग्ज़ाम भी तो होगा। तो रिटन एग्ज़ाम का क्या सिलेबस होगा जिसको हमें क्वालिफाई करना है ना। तो आइए मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि इसके एग्ज़ाम के लिए, इसका एग्ज़ाम का क्या सिलेबस रहने वाला है, रिटन एग्ज़ाम, है ना, लिखित परीक्षा। क्या टायर 1 में होगी या टायर 2 में होगी, है ना, या इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। इस तरह के आपके प्रश्न ज़रूर आपके मन में उठ रहे हैं, तो मैं वीडियो में भी आगे आपको एक-एक चीज़ क्लियर करता हुआ आगे बढ़ूँगा, आप बने रहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका सिलेबस, ये आप देख पा रहे हैं क्या फॉर्मेट परसिस्ट वगैरह का इन्होंने क्या दिया है ओटीआर के बारे में। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, है ना। अब मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ आपका। अ, देखो, देखो, पहले है ना जो परीक्षा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम प्रथम चरण, यानी कि जिसे हम कहते हैं टायर 1, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, टायर 1। टायर 1 में जो पूर्णांक होगा वो आपका 150 मार्क्स का होगा, है ना, 150 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स होगा आपका, क्लियर है। 150 नंबर आपका मैक्सिमम मार्क्स होगा। इसके बाद आपका देखेंगे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी तथा कंप्यूटर से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जो वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू बेस्ड होंगे। कैसे होंगे वो, एमसीक्यू बेस्ड होंगे, और वो 50 मार्क्स के होंगे, ठीक। कितने मार्क्स के होंगे, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य हिंदी तथा कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी तथा कंप्यूटर ज्ञान से 50 अंक के आपके प्रश्न बनते हैं। इसमें जो सामान्य ज्ञान होगा वो 50 अंक का होगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। बाकी और पार्ट में इसके क्या है, आगे मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ध्यान देंगे। अब सामान्य हिंदी देख लो, सामान्य हिंदी जिसे हम कहते हैं जनरल हिंदी, है ना, जिसे हम कहते हैं जनरल हिंदी। जनरल हिंदी में दोस्तों आपके 50 अंक के पूछे जाएंगे, ठीक। इसी प्रकार कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, जनरल कंप्यूटर के, जनरल कंप्यूटर के, ठीक है, 50 अंक के पूछे जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार आपने देख लिया टोटल कितने बन रहे हैं आपके, 50 आपको यहाँ पीछे बताए थे ना। ये 50 अंक किसके बताए थे आपको, सामान्य ज्ञान को, है ना, जिसे हम कहते हैं सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान के आपके 50 अंक के हो गए, ठीक। इसी प्रकार आपकी जनरल हिंदी के 50 अंक हो गए, और जनरल कंप्यूटर के 50 अंक। इस तरह आपके टोटल कितने बन गए दोस्तों, इस तरह आपके टोटल बन गए 150 मार्क्स, है ना। टोटल कितने बन गए आपके,
150 नंबर। इसके बाद क्या करना है ना, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद की प्रक्रिया आपको क्लियर कर दूंगा। देखो एक एक चीज बता दूंगा, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा, है ना। धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आप देखना, इसलिए आराम से बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि बड़ा एग्जाम है। कहीं किसी भी पॉइंट पे आपसे चूक होगी तो बाद में पछताते रहोगे, है ना। फिर मत चूको चौहान वाली बात हो जाएगी। ध्यान दो। उपर्युक्त प्रथम चरण की परीक्षा परिणाम के अनुसार 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे और सफल अभ्यर्थियों द्वारा द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। यानी कि टोटल वैकेंसी का 15 टाइम्स, कितने गुना, 15 गुना। दोस्तों देखो ध्यान देना, इस बात पे विशेष ध्यान देना, 15 गुना। यानी कि जो टोटल वैकेंसी है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी 100 वैकेंसी है, ठीक है, तो इसके 15 गुना, यानी कि 1500 गुना 1500, है ना। 100 वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी मान लो 100 है, तो इसके 15 गुना लोगों को टायर 1 में यानी कि पेपर 1 में क्वालिफाई किया जाएगा। किसके लिए, कितने हो जाएंगे वो, 15 गुना हो जाएंगे। लाइक 1500 अगर हो जाते हैं तो वो लोग कहाँ बैठेंगे, वो लोग सेकंड टायर के एग्जाम में बैठेंगे। किस में बैठेंगे, टायर 2 के एग्जाम में। क्लियर है आपको। तो अब मैं आपको टायर 2 क्लियर कर देता हूँ, ध्यान देंगे। देखो टायर 2 का जो हमारा एग्जाम होने वाला है, ठीक है, टायर 2 का एग्जाम देखो आप, इसका क्या है, आशुलिपि टेस्ट, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है ना, सेकेंड, ठीक है। यानी कि आशुलिपि टेस्ट वही स्टेनो वाला कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा आपका, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वैकेंसी के लिए, है ना। उसमें क्या है, इसमें पूर्णांक होगा आपका 100 मार्क्स का, है ना। मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके 100 के। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स क्या होने वाला है इसमें, टायर 2 में, है ना, 100, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, आपका समय 1 घंटा 30 मिनट। इसके लिए आपको समय कितना मिलेगा ना, समय देखो बहुत मूल्यवान होता है। टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट्स का, है ना। इस 90 मिनट्स में जो खेल गया वो बाजी मार गया, है ना। देखो 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। आशुलिपि हिंदी के लिए 75 अंक, है ना। जो आशुलिपि है आपकी, आशुलिपि ये कितने की रहने वाली है, 75 मार्क्स की रहने वाली है, ठीक है। इसी प्रकार कंप्यूटर टाइपिंग जो है आपकी, है ना, कंप्यूटर टाइपिंग, कंप्यूटर टाइपिंग है हमारी बच्चों, मैं सीटी लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। ये आपकी 25 मार्क्स की है। क्लियर। यानी कि 100 नंबर का तो आपका टाइपिंग टेस्ट है, जिसमें आपका स्टेनो है और कंप्यूटर टाइपिंग है ना, आशुलिपि और कंप्यूटर टाइपिंग है। कितना आसान है। इसी प्रकार आगे आप देख पा रहे हो टायर 3 है, यहाँ पे तृतीय चरण भी लिखा हुआ है, कंप्यूटर प्रैक्टिस प्रश्न पत्र। जो टायर 3 आपका रहने वाला है, देखो आराम से सुनना, बिल्कुल आराम से बोल रहा हूँ ताकि आपको कहीं कुछ छूट ना जाए। टायर 3 क्या है, इसमें कंप्यूटर प्रैक्टिस प्रश्न पत्र। इसका परीक्षा योजना क्या है, इसका परीक्षा योजना मैं आपको प्रॉपर लिख कर एक एक चीज स्पष्ट कर देता हूँ, ध्यान देना आप लोग। देखो टायर 3 में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे कंप्यूटर प्रैक्टिस प्रश्न पत्र, है ना। कंप्यूटर प्रैक्टिस से रिलेटेड होगा ये, है ना। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा वो जानना हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि थर्ड टायर है ये। इसमें आपका इंक्लूड होता है शब्द संक्षेप, है ना। ये 50 अंक का होगा। टोटल कितने मैक्सिमम मार्क्स होंगे इसमें, 50। क्लियर, क्लियर है आपको, मैक्सिमम मार्क्स आपके होंगे 50। आगे अगर इसमें हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें शब्द संक्षेप से प्रश्न पूछा जाएगा, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक से पूछा जाएगा। नहीं एक सेकेंड, ये आपका 50 अंक का होगा, लेकिन इसमें टाइमिंग आपका 1 आवर होगा, ये भी बता देता हूं मैं पहले आपको, ध्यान देना आप। टाइमिंग क्या होगा आपका, 1 आवर होगा, 1 घंटे का पेपर होगा आपका। कंप्यूटर प्रैक्टिस जो 50 अंक का होगा। इसमें क्या क्या है आप देख लीजिए। इसमें 1 घंटे में कंप्यूटर प्रैक्टिकल होगा जो 50 अंक का होगा। उपर्युक्त चयन तीनों चयनों की परीक्षा के अंकों को जोड़कर श्रेष्ठता के आधार पर किया जाएगा, ठीक। क्या, जो चयन है, यानी कि पहले क्या बताया था आपको, पहले बताया था आपको एग्जाम होगा टायर 1 का, उसके बाद टायर 2 होगा, फिर टायर 3 होगा, कंप्यूटर प्रैक्टिकल का होगा। यानी कि कंप्यूटर का प्रैक्टिकल नॉलेज आपका चेक किया जाएगा। उस नॉलेज को चेक करने के बाद ही आपकी फाइनल मेरिट लगाई जाएगी। इनके कहने का ये मतलब है, और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। टायर 1 क्लियर कीजिए, टायर 2 क्लियर कीजिए, टायर 3 कंप्यूटर का प्रैक्टिकल टेस्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद फाइनल मेरिट लगेगी। कोई इंटरव्यू नहीं है दोस्तों, इंटरव्यू बिल्कुल ही इसमें नहीं है। आपकी थर्ड टायर क्लियर होने के बाद फाइनल मेरिट में अगर आप आते हो तो आपकी जॉब लग जाएगी।
तो एक-एक चीज़ मैंने आपको बता दी। अब आपको मैं ये बात बताने वाला हूँ कि जो सिलेबस मैंने बताया कि इससे यहाँ प्रश्न पूछे जाएँगे, इससे यहाँ प्रश्न पूछे जाएँगे। इसमें आगे मैं और बता देता हूँ आपको। देखो, शब्द संक्षेप में जो अंग हो प्रश्न आपके बनते हैं, वो बनते हैं प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक से। इतिहास में प्राचीन इतिहास से प्रश्न पूछे जाएँगे। मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत के संदर्भ में इस सेक्शन से भी आपके प्रश्न बनते हैं। आगे मैं आपको बता दूँ, विज्ञान से प्रश्न बनते हैं आपके। भूगोल, उत्तर प्रदेश तथा भारत से संबंधित प्रश्न पूछे जाएँगे। भारत का संविधान है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपके प्रश्न बनते हैं, है ना? नेक्स्ट देखें अगर हम, तो भारत का संविधान के बाद खेल जगत से आपके प्रश्न बनते हैं। महत्वपूर्ण नगर, स्मारक एवं इमारतें, है ना, भारत व उत्तर प्रदेश के संबंध में। यानी कि भारत और उत्तर प्रदेश में जो महत्वपूर्ण नगर हैं, महत्वपूर्ण स्मारक है ना, जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं, है ना, या उत्तर प्रदेश की बहुत सारी ऐसी इमारतें भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं। तो वहां से भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का आप विशेष ख्याल रखना, भूल मत जाना। भारत का संविधान से प्रश्न पूछा जाएगा। खेल जगत है ना, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स सेक्टर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। कहाँ कहाँ किस खेल से जो कौन कौन संबंधित है, क्या कौन सी प्रतिस्पर्धा में कौन क्या मेडल जीत कर आया है, इस तरह के प्रश्न आपने देखे होंगे। उसी तरह के प्रश्न आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। आगे मैं चीज़ें आपको और क्लियर कर देता हूँ। देखो, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, है ना, जो हमारी राष्ट्रीय घटनाएं होती हैं, जिससे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल की होती हैं, तो वो हमें पढ़ लेना बहुत ज़रूरी होगा। नेशनल लेवल पे जैसे भी कनाडा और इंडिया का मैटर चल रहा है ना, तो ये पूछा जा सकता है कनाडा के बारे में, कनाडा के चीफ ऑफ नेशन के बारे में, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में, हमारे देश के बारे में पूछा जा सकता है। वहाँ के जो उच्चायुक्त हैं, यानी कि इंडियन एम्बेसडर हैं, उनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि वहाँ का इंडियन एम्बेसडर कौन है ना। सेम यहाँ का पूछा जा सकता है कि इस स्थिति तक भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कौन थे। तो ऐसी इस तरह की, मैं नहीं कह रहा यही आएगा, लेकिन इस तरह के प्रश्न बनते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। तो इस तरह से आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को हाईलाइट कर कर अभी से पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दीजिए। आगे मैं आपको और बता देता हूँ। आज जो हमारा टायर 2 है ना, टायर 2 के बारे में अब आपको बता देता हूँ मैं। टायर 2 में देख लेंगे, आशुलिपि हिंदी आपके 75 अंक, जैसा कि मैंने बताया था ना, 75 से शब्द प्रति मिनट, डिक्टेशन 5 मिनट का, तथा नियंत्रण हेतु समय 60 मिनट, है ना। समय देख लिया आपने। इसके बाद क्या कह रहा है, कंप्यूटर टाइपिंग होगी आपकी 25 अंक की, केवल 5 मिनट मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद टायर 3 का दिया हुआ है इन्होंने, कंप्यूटर प्रैक्टिकल 50 अंक का। इसमें वर्ड, इसमें क्या बोला हुआ है इन्होंने, इसमें बोला हुआ है कि वर्ड नॉलेज ऑफ ईमेलिंग, सेंडिंग, सेंडिंग विद अटैचमेंट, रीडिंग, सेविंग, प्रिंटिंग, मेंटेनिंग एड्रेस बुक etc। एड्रेस बुक कैसे मेंटेन करना है, मेल कैसे करना है, जब हम मेल करते हैं तो किसी फाइल को कैसे अटैच करके सेंड करते हैं। देखो, 18 से 40 वर्ष की आयु के लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं, और आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि किसी भी भारतीय को मेल करना नहीं आता होगा, उसको अटैच करना नहीं आता, फाइल कैसे ऐड करना है, फाइल को कैसे रिमूव करना है, एड्रेस बुक को कैसे मेंटेन करना है, बेसिक सी चीज़ें अगर नहीं भी आती तो सिखा दे दिया जाएगा आपको, है ना। और आप इसको सीख लेंगे, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो मैं आपको बता दूं इसमें क्या कहा हुआ है। इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट 2 आप देख पा रहे हैं, कन्वर्सेंट इन द यूज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब एंड पॉपुलर वेबसाइट फॉर रेलवे एयर रिजर्वेशन सर्च इंजन्स लाइक गूगल, इंफॉर्मेशन वेबसाइट लाइक विकीपीडिया, है ना, गूगल, रेलवे वेबसाइट लाइक विकीपीडिया, ये सब किसको नहीं पता है आज की डेट में जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है ना। लेकिन देखो, पूछा जा रहा है, क्योंकि ऐसे भी कुछ होते हैं नमूने, है ना, तो हर किसी का ख्याल रखना पड़ता है। तो इस तरह से प्रश्न आपके बनेंगे। आगे देखेंगे हम, हैंड्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस वगैरह पे, पावर पॉइंट वगैरह पे, इन सब की आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि उसकी नीड पड़ेगी आपकी जब आप एपीएस बनोगे तो, है ना। उसके बाद देखो, डॉक्यूमेंट राइटिंग फॉर मेलिंग, पंचुएशन, इंसर्शन ऑफ टेबल डायग्राम्स। देखो, कुछ लोग क्या करते हैं ना, डॉक्यूमेंट में राइटिंग करते हैं, तो ईमेल ईमेल कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ कौन सा लगेगा पार्ट, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन सब छोटी छोटी बारीकियों को वो भूल जाते हैं। क्योंकि देखो, आप एक ऐसे विभाग में काम करने जा रहे हो, अगर आपकी जॉब लगती है तो आप लखनऊ में बैठोगे मंत्रालय में, है, और मंत्री जी आपके पीछे पीछे आएंगे, हाँ जी सर ये काम है, हाँ जी सर वो काम है। डायरेक्ट मंत्री जी आपसे काम करने आएंगे, करवाने आएंगे, कहेंगे ना, लोग कहते हैं ना, चाचा विधायक हैं हमारे, हैं। यहाँ तो विधायक जी, मंत्री जी आपके पास आएंगे कार्य करवाने के लिए। समझ रहे हो, बहुत ही अच्छी पोस्ट है, बहुत ही रेपुटेड पोस्ट है एपीएस की। अगर आपने क्लियर कर लिया ना, तो ऐसा लगेगा आपको जन्नत नसीब हो गई है। आगे देखो,
मेकिंग अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यूज ऑफ फार्मूला एंड कैलकुलेशन ऑन एक्सेल सीट। अब देखो एक्सेल सीट पे फार्मूला और कैलकुलेशन ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि बेसिक हैं आजकल डेट में, ये सब टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल बाइनर बेसिक चीज़ें हैं। अगर हम कहीं बैठ रहे हैं ऑफिस में तो ये हमें करनी आनी चाहिए। अगर हम चेक करने भी जा रहे हैं, जैसे हमारे जूनियर सब जो सबॉर्डिनेट हैं, जूनियर हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो उस कार्य को भी अगर हमें सुपरविजन करना है तो इन सब चीज़ों की हमें नॉलेज होगी, तभी तो हम कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि ट्रेनिंग में उसका कम से कम जो मशीनरी इन्वॉल्व हो, है ना। आप पहले से ही हमें अच्छे कैंडिडेट मिले, बढ़िया कैंडिडेट मिले, बस ऊपर से ब्रश अप करके हम सीधे उनको डिप्लॉयड कर सकें। और होना भी चाहिए, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा मांगा नहीं है कंप्यूटर प्रैक्टिकल नॉलेज में। आज की डेट में मुझे लगता है मोस्टली सबको पता है, जिसे नहीं पता है वो 10 मिनट में सीख जाएगा, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है ये, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, मैंने सारी बातें आपको बता दी कि आपके एग्ज़ाम में एपीएस अपर निजी सचिव की जो वैकेंसी आई है, इसमें कहाँ से क्या सिलेबस रहने वाला है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएँगे। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। अगर आपको लगेगा कि मुझे लगेगा कि इस पे थोड़ा-सा एक और वीडियो बनानी चाहिए आपके डाउट पे, तो मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन जब तक आपकी आँखों में चमक नहीं देख लेता मैं धैर्य से शांत होकर नहीं बैठूँगा। तो दोस्तों, आप मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएँ हैं। पूरा सिलेबस आपको बता दिया, पूरा पैटर्न बता दिया आपको, तो अब पूरे मन से, दिल से लग जाइए, है ना? और अपना सपना पूरा कीजिए। मुझे पता है आप में से ऑलरेडी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब कर भी रहे हैं, उनका भी ये सपना है, क्योंकि बहुत अच्छी जॉब है। तो उनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी है, तो वो भी अपना 100% दें, है ना? जो बिगिनर हैं या फिर जो स्टूडेंट एस्पिरेंट्स न्यू हैं, है ना? उनको भी मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और आपका कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं रिप्लाई से दे दूँगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं वीडियो बना के लेकर आऊँगा आपके एक क्वेश्चन की वजह से। लेकिन आपको पूरा है ना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। तो आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में अभी से लग जाइए। अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया यूपीपीएससी की वेबसाइट से, तो सबसे पहले तो जाके वो काम कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया ना तो फिर आप लॉस में चले जाएँगे। क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, बिना उसके आप फॉर्म को अप्लाई ही नहीं कर सकते। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, अब लास्ट में भी बता रहा हूँ। तो इस बात का विशेष ख़्याल रखना। सेकंड चीज़, मन लगा के पढ़ो, है ना? जय हिंद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।